अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 अगस्त की रात CIA ने अपने प्लान के मुताबिक बगावत पर अमल करना शुरू कर दिया। कर्नल नसीरी शाह के हामी फौजियों के साथ आधी रात के वक्त निकले और सबसे पहले आर्मी चीफ के घर पहुंचे। जब कर्नल नसीरी के फौजी दीवारें फलांग कर आर्मी चीफ के घर में उतरे तो घर बिल्कुल खाली पड़ा था। आर्मी चीफ के घर की ये हालत जाहिर कर रही थी कि कोई गड़बड़ होने वाली है। कर्नल नसीरी भी एक होशियार कमांडर होने के बावजूद इस अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल पर गौर ना कर सके कि ऐसा क्यों है। वो बगैर कुछ समझे फौजी दस्तों के साथ अब वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मुसद्दिक के घर की तरफ चल पड़े। ताहम जब वो उनके घर के बाहर पहुंचे तो अचानक ईरानी फौजियों ने उनके फौजी दस्तों को घेर लिया और हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। कुछ ईरानी कमांडर जो एक तारीख कोने में खड़े थे वो आगे बढ़े और कर्नल नसीरी को पकड़कर उन्होंने एक जीप में बिठा दिया। कर्नल को फौरी तौर पर आर्मी हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां आर्मी चीफ जनरल तकी मौजूद थे। जनरल तकी ने कर्नल नसीरी को गद्दार करार देकर उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया और कैद में डाल दिया। दूसरी तरफ जनरल तकी के हुक्म पर ईरानी फौजी दस्ते तेहरान में फैल चुके थे और बाकी साजिशों को भी एक एक करके गिरफ्तार कर रहे थे। उस वक्त तक CIA के पे रोल वाले कुछ ईरानी कमांडर्स ने तेहरान में अहम मकामात पर कब्जे करना शुरू कर दिए थे। टेलीफोन ऑफिस पर भी बागियों का कब्जा हो चुका था। ईरानी वजीर खारजा हुसैन फातमी के घर पर भी छापा मारा गया था और बागी फौजी उन्हें नींद से जगाकर घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए थे। ताहम चंद घंटों के अंदर ही ईरानी फौज ने न सिर्फ ये कि तेहरान में तमाम मकामात का कब्जा वापस ले लिया बल्कि वजीर खारजा को भी रिहा करवा लिया। सुबह के 7 बजे डॉक्टर मुसद्दिक ने रेडियो तेहरान पर ऐलान किया कि उन्होंने एक गैर मुल्की साजिश को नाकाम बनाते हुए बगावत कुचल दिया और फतह हासिल कर ली है। 16 अगस्त की सुबह तेहरान में डॉक्टर मुसद्दिक के हज़ारों हामी सड़कों पर निकल आए और खुशी से नारे लगाने लगे। वो नारे लगा रहे थे कि कौम को फतह मिल गई, मुसद्दिक जीत गए। क्योंकि शाह ईरान भी इस बगावत में शरीक थे, इसलिए मुजाहिरीन ने उनके खिलाफ भी नारे लगाए। तेहरान में शाह ईरान के वालिद का एक घुड़सवार मुजस्मा बुलंद चबूतरे पर नस्ब था। मुजाहिरीन ने चबूतरे पर चढ़कर इस मुजस्मे को घोड़े समेत ज़मीन पर पटक दिया। लोग इस मुजस्मे के मुख्तलिफ हिस्सों को तोड़कर यादगार के तौर पर साथ ले गए। इधर रामसर में बैठे शाह ईरान ने रेडियो पर बगावत की नाकामी का हाल सुन लिया था। उन्होंने मलका को नींद से जगाया और दोनों फौरी तौर पर अपने तैयारे में बैठकर बगदाद फरार हो गए। वहां से बाद में वो इटली के दारुल हुकूमत रोम चले गए। इधर CIA के जो एजेंट्स इस साजिश में शरीक थे वो फौरी तौर पर अपने सेफ हाउसेज की तरफ भागे। किनरोज वैलेट ने कुछ साथियों के साथ अमरीकी सफारत खाने में पनाह ले ली। CIA के नामजद करदा वज़ीर-ए-आज़म जनरल ज़ाहिदी पहले ही एक सेफ हाउस में रुपोश थे। दोस्तों, ये सब देखकर ऐसा लगता था कि CIA की साजिश नाकाम हो चुकी है, लेकिन इसके बाद एक और इनकलाब अचानक आया और सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि 16 अगस्त को जब डॉक्टर मुसद्दिक के हामी फतह का जश्न मना रहे थे तो CIA ने भी अपनी चाल चल दी। उसी रात CIA ने शाह के हामियों को $50,000 दिए और तेहरान में हंगामे करने में मदद फराहम की। अगले रोज़ 17 अगस्त को हज़ारों मुजाहिरीन ने तेहरान की सड़कों पर निकल कर हंगामा आराई शुरू कर दी। उनका मकसद इतना फसाद पैदा करना था कि हुकूमत चल ही ना सके। सो इंतशार फैलाने वालों ने अमरीकी माली मदद से तेहरान में ज़िंदगी का पहिया जाम कर दिया। अमरीका अक्सर ममालिक में ऐसा ही करता है कि एक पार्टी के सियासी मुखालिफिन को दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए गैर महसूस अंदाज में गैर मुल्की मदद फराहम करता है ताकि उस मुल्क में अफरा तफरी पैदा करके अपने मकासद हासिल किया जा सके। तो दोस्तों, इसी मकसद के लिए डॉक्टर मुसद्दिक के खिलाफ हज़ारों कबालियों को बसों में भर भर कर तेहरान पहुंचने में मदद की गई और शहर में फसादात शुरू करवा दिए गए। ये लोग शाह के हामी थे और शाह के पोस्टर उठाकर सड़कों पर नाराबाजी कर रहे थे। जो लोग बसों में भर कर तेहरान लाए गए थे इनमें ज़्यादातर लोग पहलवान, बॉडी बिल्डर्स और झगड़ालू लोग थे। इन लोगों के तेहरान पर हमले को अमरीकी नायब सफ़ीर विलियम ब्रैंडरी ने अचानक इनकलाब का नाम दिया। 19 अगस्त की सुबह इन कबालियों और इनके हामी ग्रुप्स ने तेहरान में अपनी फाइनल कार्रवाई शुरू कर दी। दोस्तों, इस कार्रवाई में तेहरान का एक गुंडा शाबान जाफरी भी शामिल था। ये भी CIA के पे रोल पर था और इसने अपने साथियों से मिलकर हंगामा आराई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन लोगों ने हर उस इमारत को निशाना बनाया जिसका डॉक्टर मुसद्दिक या उनकी हुकूमत से कोई भी ताल्लुक था। तेहरान के अखबार बख्तर, अमरोज समेत हुकूमत के हामी 4 अखबारात के दफातर भी जला दिए गए। डॉक्टर मुसद्दिक की पार्टी नेशनल फ्रंट के हेडक्वार्टर्स और उनके घर को भी तबाह कर दिया गया। डॉक्टर मुसद्दिक इस हमले से पहले ही कहीं रुपोश हो गए थे। फसादियों ने काबीना के कई अराकीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। CIA की एजेंट्स ने रेडियो तेहरान और दीगर अहम इमारतों पर भी कब्जा कर लिया। इस दौरान डॉक्टर मुसद्दिक के हामी भी मुकाबले पर निकल आए और तेहरान की सड़कें मैदान जंग बन गईं। और दोस्तों, यही तो अमेरिका चाहता था।
دن بھر کی شدید لڑائی میں کم از کم 300 لوگ مارے گئے۔ پرتشدد ہنگاموں کے سامنے ایرانی فوج بھی بے بس ہو گئی۔ باغیوں نے آرمی چیف جنرل تقی کو بھی گرفتار کر لیا۔ باغی شاہ کی تصویریں لے کر ٹینکوں پر چڑھ گئے اور نعرے بازی کرنے لگے۔ 19 اگست کی شام تک صورتحال یہ تھی کہ آرمی چیف گرفتار ہو چکے تھے اور ڈاکٹر مصدق روپوش تھے، یعنی عملی طور پر ڈاکٹر مصدق کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ اب CIA کے لیے میدان صاف تھا، سو انہوں نے آپریشن ایجیکس کا چوتھا مرحلہ یعنی جنرل زیدی کو وزیراعظم بنانے کا کام شروع کر دیا۔ CIA کے خفیہ سیف ہاؤس میں چھپے جنرل زیدی کو نیا وزیراعظم بنانے کے لیے سوٹ پہنایا گیا، مگر اس سوٹ پر بٹن کم تھے، سو بٹن بھی CIA کے اہلکاروں نے ٹانکے اور یوں جنرل زیدی وزیراعظم کے عہدے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ فوری طور پر تہران پہنچے اور شاہ کے فرمان، جس پر CIA والے پہلے ہی دستخط لے چکے تھے، اس کے تحت انہوں نے وزیراعظم کا عہدہ سنبھال لیا۔ 1-2 روز بعد ڈاکٹر مصدق جو کہ روپوش تھے وہ بھی منظر عام پر آ گئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 22 اگست کو شاہ ایران بھی روم سے تہران میں واپس آ گئے اور ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت سنبھال لی۔ گرفتار ڈاکٹر مصدق کو مقدمہ چلا کر 3 برس تک جیل میں رکھا گیا۔ اس کے بعد انہیں جیل سے نکال کر تہران سے 96 کلومیٹر دور احمد آباد لے جایا گیا۔ یہاں ڈاکٹر مصدق کی کچھ جائیداد اور ایک حویلی نما گھر تھا جس پر انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ یہ پورا علاقہ آج احمد آباد مصدق کہلاتا ہے۔ 1967 میں ڈاکٹر مصدق کو کینسر کے علاج کے لیے ایک بار پھر تہران لایا گیا، جہاں وہ تہران کے نجمیہ ہاسپٹل میں داخل رہے۔ 5 مارچ 1967 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی میت کو احمد آباد مصدق ان کے گھر کے ایک کمرے میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، آپریشن ایجیکس کی کامیابی کے بعد شاہ ایران نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ہر طرح سے وفاداری نبھائی۔ تیل کی وہ دولت جس کی وجہ سے ڈاکٹر مصدق کا تختہ الٹا گیا تھا، اس کا بھی 50% برطانیہ اور مغربی طاقتوں کو واپس مل گیا، جبکہ باقی کا 50% ایران کے کنٹرول میں رہا۔ اس سب کے بعد شاہ ایران کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھتے ہی چلے گئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایران کو مڈل ایسٹ میں امریکی پولیس مین سمجھا جانے لگا۔ تاہم ڈاکٹر مصدق کی سیکولر اور جمہوری حکومت ختم کر کے امریکہ نے جو غلطی کی تھی، اس کا خمیازہ اسے 1979 میں بھگتنا پڑا۔ وہ اس طرح کہ قوم پرست ڈاکٹر مصدق کی حکومت کے بعد ایران میں قوم پرست کمزور ہو گئے اور مذہبی حلقے طاقتور ہو گئے، اور 1979 میں اسلامی انقلاب کے ذریعے شاہ ایران کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ یوں ایران میں وہ حکومت قائم ہوئی جس نے نعرہ ہی مرگ بر امریکہ لگایا، یعنی امریکہ مرد آباد۔ امریکی سفارتکاروں کو اس حکومت نے قید میں ڈالا۔ عراق، لبنان اور کئی اسلامی ممالک میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف پراکسی جنگیں لڑیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔